अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जितना आप कोचिंग में पढ़ते हैं उस हिसाब से अपनी तरफ से पढ़ाने की मुकम्मल कोशिश की और टॉपिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से लेकर पहले की जो 4-5-6 वीडियोस हैं वो आपके सिलेबस से फर्स्ट ईयर से मैच तो नहीं करती, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होनी ज़रूरी है कि आजकल के दौर में जो एटम्स के जदीद एविडेंस हैं वो क्या है। STM है, AFM है, वगैरह वगैरह। और केमिस्ट्री डिटेल से उसकी डेफिनेशन, एविडेंसेस ऑफ एटम्स, एप्लीकेशंस ऑफ एटम्स पता होनी आपको ज़रूरी है। उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज जो स्टार्ट की थी वो कैथोड रे वाली एक्सपेरिमेंट से, आपकी बुक में यहाँ से स्टार्ट होती है। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से लेकर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा। इससे आगे रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट आए, बोहर मॉडल के डिफेक्ट आए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल एक्सप्लेन किया। फिर आगे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आई, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से फिर 3 क्वांटम नंबर्स आए, NLM, ठीक है। चौथा फिर S स्पिन क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से नहीं आया। ये सारी बातें और इसके अलावा बच्चों इन सब बातों में NLM ये 3 श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से आए थे। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर और M क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है आपके सामने, हम पढ़ेंगे आज जो इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में केमिस्ट्री के हवाले से और एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। जो MCQs वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं आपके फेडरल बोर्ड में भी और फेडरल बोर्ड से बाहर भी जो बोर्ड्स हैं उनमें भी आते हैं। और एंट्री टेस्ट जो होते हैं ECAT, MCAT, MTCAT वगैरह, उसमें जो आप पढ़ते हैं MCQs यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो एंट्री टेस्ट लेती है उसके MCQs हम आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ आपके दिल को मुतमईन होने के लिए वो कर ली जाए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें कि कोई भी चीज़ होती है उसका फ़ायदा हो तब इंसान उसे पढ़ता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जो सारा बैकग्राउंड हुआ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर इख्तिताम हुआ, NLM सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक सारे क्वांटम नंबर्स हुए। क्या फ़ायदा था इसका? एटॉमिक नंबर की एप्लीकेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस आपकी बुक में फर्स्ट ईयर की नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं दी हुई, लेकिन आपको पता होनी ज़रूरी है बच्चों कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन क्या है। इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन चूँकि मतलब नहीं है उसका, आपकी बुक में है नहीं, तो एक ही बात सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, चूँकि मैंने पहले कहा था कि होगी बात इस हवाले से। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन बस होगा एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से कि एटॉमिक स्ट्रक्चर सारी ये जो NLM है, ये जो शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा है? स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं, लेकिन उसकी जो सर्टेनिटी के साथ, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने के चांसेस हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर्टिकुलर प्लेस में, उसको मालूम करने के लिए श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से हम होते होते आए NLMN प्रिंसिपल, आगे दूसरा एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर, हम इलेक्ट्रॉन को तलाश करते करते आए। तो ये सारी जो हमने एक स्ट्रक्चरल पिक्चोरियल डायग्राम जो हमने ड्रा की है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका कोई रियल लाइफ से भी कोई ताल्लुक है? तो बच्चों उस हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ एक
एप्लीकेशन करेंगे। देखें एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या एप्लीकेशन है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन बच्चों मेरे लिए लिखें, आपकी बुक में नहीं है लेकिन क्वेश्चन लिखें। NF3 मैं लिखता हूँ बच्चों क्या, NF3 इज स्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, while NCl3 is explosive। NCl3 भी एक्सप्लोसिव होता है और Ni3 भी एक्सप्लोसिव होता है। ये क्वेश्चन है बच्चों। NF3 स्टेबल होता है, NCl3 Ni3 एक्सप्लोसिव होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है यानी ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। NCl3 भी हाइड्रोलाइज हो जाता है, Ni3 भी हाइड्रोलाइज हो जाता है। NF3 स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये स्टेबल है, ये एक्सप्लोसिव है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है। अच्छा बच्चों ये बात जो है ये बगैर प्रैक्टिकल किए हमें ये बात पहले से पता चल गई। ये इसकी एप्लीकेशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जो आपने पढ़ा ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप कह रहे होंगे इसका फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा, हमने ये पढ़ा है। तो बच्चों ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखें NF3 स्टेबल है, NCl3 स्टेबल नहीं है, एक्सप्लोसिव है। ये बात हमें रिएक्शन करने से पहले पता थी, रिएक्शन बाद में हुआ, हमें ये बात पहले पता थी। आप कहेंगे सर कैसे पता थी, आओ बताता हूँ मैं। देखें आंसर इसका देती NF3 में बच्चों जो NF3 है, N की आप मेरे लिए एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो सही बन रही है कि नहीं। ओके सही, सब कुछ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। NF3 बच्चों N एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें मेरे लिए 1s2 2s2 2p3 7। अच्छा F की करें, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5 5 6 7 8 9। ठीक होगी। अच्छा यहाँ तक समझ आई बात। इसको मैं थोड़ा सा खोल के अगर लिखूँ, S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल। ये तो पता है ना, S में एक होता है, P में 3 होते हैं ऑर्बिटल। कैसे पता चलेगा ये, S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2l+1 के फार्मूले से। 2l+1 के फार्मूले याद रखना, चीज़ों को भूलना नहीं है बच्चों, याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता चलेगा, उसका फार्मूला है 2 × 2l+1। तो ये डाल के देख लो, L की वैल्यूज ये याद रखनी पड़ेंगी, 0 1 2 3 है, ये S है, ये P है, ये D है, ये F है, ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा अब देखना चाहते हो P में, P की वैल्यू 1 पुट कर दो, 3, यानी P ऑर्बिटल में, P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। समझ आ गई बात, P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन सी, PX PY PZ। यानी D में देखना चाहते हो 2 वैल्यू पुट करो, F में देखना चाहते हो 3 वैल्यू पुट करो। ठीक। अच्छा तो बच्चों ये क्या है, इसका वैलेंस शेल है। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कैसे पता, यहाँ से S की वैल्यू 0 पुट करो, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 1 2 1 2। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक और करके बता देता हूँ आखिरी। देखना चाहते हो P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो P की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ 2 1 2 + 1 3 3 2 6। P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी P का जो पूरा ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 2 4 6। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिटेल के साथ हो गया। ठीक है। अच्छा चलिए आप करते हैं बच्चों 1 2। अब P में कितने हैं, 3। तो ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 ऐसे करेंगे। क्यों ऐसे करेंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल करेक्ट है। और पीछे हॉर्न्स रूल का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों करेक्ट नहीं है, ये क्यों करेक्ट है, ये हॉर्न्स रूल का पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो हॉर्न्स रूल ने क्या कहा था कि PX PY PZ सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर है। PX PY PZ सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर है। चलें अब पिछली भी थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल कर लें। तो पहले सबको पहले इंसाफ होगा, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे।
सबको एक, हमारे सर्जनों ने हमें पढ़ाया था, वो इस तरह हमें समझाया था कि सबके साथ इंसाफ होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देंगे, एक को एक इस, क्योंकि इसकी एनर्जी भी बराबर, इसकी पी एक्स की एनर्जी, यार ऐसे देखो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी, इनकी एनर्जी आपस में बराबर है, सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच गया, जैसे ये है पी में 3 ऑर्बिटल, एस में 2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3, अब 5 हैं टोटल, 4, चाहे इसको दूसरा दे दो चाहे इसको दूसरा दे दो, मर्जी है, सारा ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह हो तो इस तरह फिलिंग नहीं करेंगे, एक को 2 दिए दिए, एक को 1 दे दिए, नहीं, पहले सबको एक एक दो, फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते हैं, फिर जिसको मर्जी दे दो, जिस ऑर्बिटल को मर्जी है इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये हॉर्न्स रूल है, पीछे इसका कोई एविडेंस पूछे तो वो बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में, ठीक, एविडेंस बता चुके हैं कि हॉर्न्स रूल इस तरह है, और हॉर्न्स रूल की बात ठीक है, करेक्ट है, क्यों करेक्ट है बता चुके हैं। अच्छा, अब बच्चों आप देखें कि एन और एफ, एन और एन का एटॉमिक नंबर 7, एफ का एटॉमिक नंबर 9, सारा एटॉमिक नंबर इसका 9 क्यों, इसका 7 क्यों, मोजलेस लॉ, ठीक है, मोजले ने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड किया था फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करके, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ए माइनस बी, इस रिलेशन से, ठीक। अच्छा, डिटेल के साथ एक एक पॉइंट समझो, डिटेल के साथ, केमिस्ट्री डिटेल के साथ समझो। यहाँ एन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, यहाँ एफ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब बच्चों देखें आप, अब NF3 की आपने देख दी, ठीक हो गया। अब आप आगे लिखें NCl3 की, एन की तो वही होगी जो यह है, तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, Cl की लिखें। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये है बैलेंस शेल, बैलेंस शेल क्या है, 3s2, 3p5। रिएक्शन कहाँ से होता है, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से, 3 ऑर्बिटल 1 2 3, ठीक, 1 2 3, पहले सबको एक एक दें, फिर दूसरा इसको दे दें, और फिर ये 1 2 3 4 5, 5 पूरे हो गए, ठीक हो गया। अच्छा, क्लोरीन में कितना शेल है, ये पहला शेल, ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एन को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को याद रखना है, 1 प्रिंसिपल क्वांटम, यहाँ 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बच्चों, बोलेंगे 3 है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो तो एल की वैल्यू होती है 0 1 2 एस पी डी, इसका क्या मतलब 3s 3p और 3d, यानी अगर तीसरा शेल हो तो उसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, तीसरा शेल हो उसमें s भी होगा, p भी होगा, d। अच्छा, एक और करा देता हूँ, देखो n की वैल्यू अगर 2 हो, l की वैल्यू 0 1 होगी, ये sp, तो 2s और 2p। अगर दूसरा शेल हो तो उसमें sp होगा, तीसरा हो spd होगा, चौथा हो तो spdf होगा, यानी समझ ही रही होगी मेरी बात, n का 4 हो 0 l 0 1 2 3 spdf, तो बच्चों 4s 4p 4d 4f, समझ आ गई मेरी बात। तो चौथा अगर शेल हो, शेल नंबर 4 हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो, तो उसमें 4 ऑर्बिटल्स होंगे spdf, तीसरे में 3 होंगे spd, समझ आ गई मेरी बात। अच्छा, इसमें अब डी भी है बच्चों, डी भी है, सर डी क्यों नहीं हमने बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे आ गए थे, तो डी की वैल्यू हमें आगे डी का बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मैं बना देता हूँ, डी 0 है, 3d 0 है, तो आपको दिखाई 3d 0 है बच्चों, तो दिखाई पड़ रहा है आपको, मैं देख लूँ एक दफ़ा, 3d 0। अच्छा, ऊपर बना देते हैं 1 2 3 4। अच्छा, ये 3p5 है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। देखिए 3s2, क्लोरीन का 3s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p5, 1 2 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया। अच्छा, 3d, इसमें d भी है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। यहाँ l की वैल्यू 2 रखना, यहाँ l की वैल्यू 2 रखना, ये मैं रख के बताता हूँ, 2l + 1, l की वैल्यू रखो 2, तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ से पता चल जाए। अच्छा, d में 5 ऑर्बिटल, d सारा खाली है, d सारा एम्प्टी है, d सारा खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पहले ही
पूरे आ गए। अगर n की वैल्यू 2 हो तो उसमें s और p ऑर्बिटल्स होंगे, s और p होंगे, d ऑर्बिटल इसमें नहीं होगा। अगर n की वैल्यू 3 हो तो उसमें sp होगा, pp होगा, dp होगा। यहाँ sp है, pp है, sp है, pp है और dp है। अगर n की वैल्यू 3 हो तो sp होगा, pp होगा, dp होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसका इस क्वेश्चन से क्या ताल्लुक? ये रिएक्शन होने से पहले बच्चों ये बात हमें पता थी कि NF3 स्टेबल है, NCl3 या Ni3 एक्सप्लोसिव है। कैसे बच्चों? NCl3 एक्सप्लोसिव इस तरह है, ये NF3 के स्टेबल होने का मतलब ये है कि नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब, नॉन रिएक्टिव तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लेस रिएक्टिव। लेस यानी ये रिएक्ट किसी से नहीं करेगा। NF3 का स्टेबल होने का मतलब ये है कि रिएक्ट किसी से नहीं करेगा। बच्चों क्यों NF3 रिएक्ट नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों देखें कि N में ये सारी जगह, N में जगह ही नहीं है। N में जगह है, कोई ऑर्बिटल खाली है इधर? नहीं खाली, सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं। तो N किसके साथ यहाँ रिएक्ट करेगा? कोई चीज़, अब वाटर आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो वो यहाँ कैसे रिएक्ट करेगा? आगे जगह खाली होनी चाहिए बच्चों, जगह खाली नहीं है। बात समझ आई? F में देखें, F में भी आगे जगह खाली नहीं है, सारे ऑर्बिटल्स आगे फिल हैं, सारे ऑर्बिटल्स आगे फिल हैं। वाटर यहाँ रिएक्ट नहीं कर सकता, वाटर N के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता, F के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता। F का एक बनाया है ना, F3 है तो F के इसी तरह 3 बनेंगे, 1 2 3। लेकिन वाटर इनमें से ना F के साथ रिएक्ट कर सकता है ना N के साथ। बच्चों बोलेंगे क्यों रिएक्ट नहीं कर सकता? इसलिए रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि N के पास भी ऑर्बिटल्स में जगह खाली नहीं है और F के पास भी ऑर्बिटल्स में जगह खाली नहीं है। जगह खाली होनी चाहिए वाटर के रिएक्ट करने, हाइड्रोलाइज करने के लिए जगह आगे ऑर्बिटल में खाली होनी चाहिए। लेकिन NCl3 में देखें, NCl3 में बच्चों ये Cl3 का मैंने आपके सामने बनाया है बैलेंस शेल, ये बैलेंस शेल है Cl का। तो देखो 3s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3p5 1 2 3 4 5, 3d सारा खाली है क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 हो, शेल नंबर 3 हो तो उसमें d भी आता है, d सारा इसका खाली है। तो वाटर अपने लोन पेयर के साथ इजीली यहाँ क्या कर पाएगा? अटैक कर पाएगा और फिर क्या होगा? एक्सप्लोजिव होगा। एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद एक्सप्लोजिव होगा। NCl3 क्या होगा? एक्सप्लोजिव। वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा NCl3 के साथ। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि Cl के ऑर्बिटल्स में जगह खाली है। NF3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि N में भी जगह खाली नहीं है और ऑर्बिटल्स में F में भी जगह खाली नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बिग एप्लीकेशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ये रिएक्शन होने से पहले हमें ये बात पता थी और इससे कंफर्म हुआ कि जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बाब खुला, एटॉमिक स्ट्रक्चर का NLM, उसने जो अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशंस के साथ बताया कि ऐसा होता है NLM क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पेन क्वांटम नंबर। ये सारी बातें बच्चों फलसफियाना और ऐसे ही नहीं है, ये सारी बातें ठीक है, इनका असल ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है और हमने आपको वो मिसाल के साथ बता दिया। और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, है लेकिन आपकी बुक में नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ तक किया। आई होप आपको समझ आया होगा। NCl3 ने रिएक्ट क्यों किया वाटर के साथ? क्योंकि जगह ऑर्बिटल्स में खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि Cl में एटॉमिक नंबर होता है 17, तीसरा ऑर्बिटल आ गया, तीसरा आ गया क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल की वैल्यू क्या आई? 3 और उसमें S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है। इधर S की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, ये किसके लिए? नाइट्रोजन और फ्लोरीन के लिए, और ये किसके लिए? क्लोरीन के लिए। तो जगह खाली थी तो वाटर ने यहाँ रिएक्ट कर दिया। वाटर ने जब रिएक्ट किया बच्चों तो फिर इसलिए NCl3 एक्सप्लोजिव है, ये स्टेबल है। ये बात हमें पता चल गई। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, तो मैं आप इसको अरेज करता हूँ बच्चों, नोट करना है नोट कर। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसको देखें। एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज है वो आपको कराते हैं यहाँ। और आज मेरा कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा आपको MCQs कराएं। चलिए मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ बच्चों। चलें 1 2 3 को इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप।
बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। चले, पहला क्वेश्चन है आपकी बुक फेडरल बुक बोर्ड में FSC की जो बुक है उसका फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फॉर विच स्पीशी बोहर थ्योरी डज नॉट अप्लाई। क्या कह रहा है? फॉर विच स्पीशी बोहर थ्योरी डज नॉट अप्लाई। ऑप्शन लिखता हूँ, एक है H, दूसरा है He पॉजिटिव, तीसरा है Li2 पॉजिटिव, चौथा है B। कह रहा है यार कि इन चारों ऑप्शन में से बोहर थ्योरी किस में अप्लाई नहीं हो सकती, तो सीधा सीधा ऑप्शन है D, BE में बोहर थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो बोहर है, बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो H के लिए है और H लाइक एटम्स के लिए है। ये तो आपने पढ़ रखा है सबने। H एटम्स, H लाइक एटम्स कौन से होते हैं? H में भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। H लाइक एटम जैसे He पॉजिटिव, He पॉजिटिव, He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। Li लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, +2, 2 इलेक्ट्रॉन चलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन, +2 नहीं +3 होगा, यहाँ +3 होगा। लिथियम नहीं, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। लिथियम में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, +2 आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1। तो ये देखो हीलियम और लिथियम ये सारे H की तरह के एटम्स हैं, तो यहाँ अप्लाई हो सकता है, यहाँ भी अप्लाई हो सकता है बोहर मॉडल, यहाँ भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसके 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 इलेक्ट्रॉन। बोहर मॉडल किसके लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, वो एटम्स जिनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। बेरिलियम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बोहर मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा है किस में अप्लाई नहीं हो सकता, तो बी में अप्लाई नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। इन तीनों में अप्लाई हो सकता है, चौथे में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 4 क्या है? करेक्ट है। आगे, फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट, कह रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है उससे क्या कंक्लूड हो रहा है? मैस ऑफ प्रोटॉन मैटर कंटेन। तो बच्चों जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हैं उसने क्या कहा था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, देखें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने वो जो एनोड बना था किसी मेटल के साथ, वो हमने उतारा, एक मेटल उतारा, एक और मेटल लगाया, उसको उतारा और मेटल लगाया। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी, उस गैस को हमने पहले आर्गोन गैस थी उसको हटाया, नियॉन गैस अंदर पुर कर दी ट्यूब के अंदर। तो हमने क्या किया बच्चों? बोलेंगे हमने इलेक्ट्रोड भी चेंज कर दिया, हमने अंदर गैस भी चेंज कर दी, लेकिन वो सारा प्रोसीजर जो हो रहा था वो उसी तरह हो रहा था जैसे पहली बार में हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि हर चीज़ में उसका एक मतलब निकला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, यानी जहाँ भी एटम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन लाजमी होंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों कि मैटर मादा कंटेंड इलेक्ट्रॉन्स, मैटर कंटेंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। समझ आई? ये डिस्चार्ज ट्यूब से हमें ये बात पता चली। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि when an electron of charge E mass m move with the velocity v about its nuclear charge in the circular orbit of nucleus, the potential energy of electron is given by, potential energy of electron is given by, कौन सा फार्मूला है भाई potential energy of electron का? वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, potential energy of electron का -ZE² डिवाइडेड बाय -ZE² डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सॉरी -ZE² डिवाइडेड बाय r, नॉट r स्क्वायर r। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करूँगा बच्चों ताकि आगे बढ़े। -ZE² डिवाइडेड बाय, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, चलिए हो गया, चलिए अरेंज इट। आगे देखें बच्चों, आगे देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर से इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो वो कौन सा है? डी ऑप्शन है उसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी है। पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से नहीं आया,
एस वाला स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से नहीं आया। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है एक एलिमेंट की, एटॉमिक वेट है 56, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा ऑफ एम, देखो यार M2+ है, इसकी आपको दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। अच्छा आपको क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें किसके, इन द न्यूक्लियस ऑफ एम का जो न्यूक्लियस है उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये आपने फाइंड कर। M+2 पहले ये इलेक्ट्रॉन गिने 6 12 12 तो 14 14 6 20 तो 22 22 तो 24। अच्छा 24 यहाँ आ गए, ठीक हो गया भाई 24 आ गए। +2 का क्या मतलब है, +2 का क्या मतलब है, +1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। +2 का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले गया, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। तो M की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखिए बच्चों +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। Na+ जैसे पढ़ते हैं ना आप Na+, तो Na+ का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चला गया। M+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो M में 2 इलेक्ट्रॉन फिर होंगे, +2 है ना, M न्यूट्रल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 24 + 2 26, ठीक हो गया। +2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको दोबारा मिलेंगे वापस, 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे इसको तो ये M+2 से M हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 26। तो इसकी M+2 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 है तो M की क्या होगी 26 होगी। अच्छा 26 होगी, ये क्या है 26 एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। अच्छा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इन्होंने क्या कहा है कि नंबर एटॉमिक वेट जो है वो दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, मास नंबर कितना दिया हुआ है 56, ठीक। अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला होता है बच्चों मास नंबर या एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर आपको दिया हुआ है 56, एटॉमिक नंबर है 26, तो आंसर आ गया 30। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट। समझ आ गई आपको कि नहीं आई, चलिए आगे फास्ट बढ़ते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितनी है भाई 3 × 10⁻⁻12 अर्जस, ARGS। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज, इसको जहन में रखें, 1 जूल इसके बराबर होता है। क्या मालूम कर रहा है, व्हाट इज वेवलेंथ, कह रहा है वेवलेंथ बताएं भाई, वेवलेंथ बताएं। तो बच्चों वेरी सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा ये रिलेशन पढ़ा है आपने किसी दौर में, लैम्ब्डा इधर आया एनर्जी इधर चलेगी, ठीक है। अच्छा लैम्ब्डा हमने मालूम करना है वेवलेंथ, ये लैम्ब्डा कहते हैं। अर्ज यहाँ पहले इसकी कन्वर्जन करते, अर्ज जूल में करना है बच्चों, जूल में करके ये वाला फार्मूला आता है जूल में, क्योंकि एनर्जी जूल में ये वाला फार्मूला लगता है। अच्छा 1 जूल किसके बराबर है 10⁻7 अर्ज। अच्छा तो बच्चों इसको आप कन्वर्ट करें तो ये 1/7 जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 1 × 10⁻7। अच्छा
ये वाला भी बच्चों करेक्ट है रिलेशन। दूसरा 1 जूल इज 1 अर्ज इज इक्वल टू 10⁻7 जूल। अच्छा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होगा, 10⁻7 ऊपर गई, 7 ऊपर गया तो -7, तो फिर ये जूल में आएगा 3 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये जूल में आ गया। एच की वैल्यू पता है आपको 6.34 × 10⁻34, ठीक हो गया। सी की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ होती है। सी की वैल्यू, एच की वैल्यू, ये सी की एनर्जी की आपने कैलकुलेशन कर दी। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे बच्चों तो आपके पास 662.4 जूल आंसर आएगा। तो ये वाला जो भी ऑप्शन हो इसको आप करेक्ट माने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन 662.5। तो ये कैलकुलेशन करके देख लेना, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। तो बच्चों कौन सी कह रहा है कि करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट नहीं है, बाकी सारी करेक्ट हैं। ऑप्शन सी में लिख देता हूँ यहाँ 1 2, तो ये नाइंसाफ़ी इन्होंने यहाँ पर की है। ऑप्शन सी इज़ अनकरेक्ट। आगे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन है भाई, देख लेना, 8वां है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.116 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये वाली जो बात है इनकी डी ऑप्शन की, ये इनकरेक्ट है। 8वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो वो कितना होता है बच्चों, 0.529 नैनोमीटर, ठीक। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा होता है बच्चों, ये देखने पहले देखिए जी, बी है ना, N3 नेगेटिव F-1, तो N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन और आए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। F का एटॉमिक नंबर होता है 9, -1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन और आया है, तो 10। तो ये है आइसो इलेक्ट्रॉन, ये पेयर बन गया ना, 2 का पेयर बन गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक पेयर मतलब कि जिनके दोनों के एक इलेक्ट्रॉन्स हो, एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो। तो N का भी ऑप्शन बी में भी एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सी में भी एक जैसे आएंगे, F में भी एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे डी करके बता देता हूँ, इधर डी में भी देखो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का। F नेगेटिव वो तो 10 हो गई, Al+3, Al में कितने एटॉमिक नंबर 13 +3, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने बचेंगे 10। तो ये भी, तो पहला जो ऑप्शन ए है बच्चों वो है करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। वो कैसे करेक्ट है, Mg+2 और Be+2। Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 12 होते हैं, और बी में से 2 चलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये आपस में इनके एक जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं आए, जैसा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन, द थर्ड लाइन इन द बामर सीरीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बिटवीन विच बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, बच्चों देखें, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आकर गिरता है, लाइमन में कहाँ आकर गिरता है, पहले मुझे ये बताओ। पहले में लाइमन में पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आकर, बामर में दूसरे में आकर इलेक्ट्रॉन गिरता है। इन्होंने कहा कौन सी लाइन, थर्ड लाइन। तो बच्चों पहली लाइन जो होगी वो तीसरे में से दूसरा, चौथे में से जब दूसरे में आएगी तो दूसरी लाइन, और पाँचवें में से जब दूसरे में आएगा तो तीसरी लाइन। तो 5-2 ये है तीसरे। भाई देखो, तीसरे में जब दूसरे में आएगा एक लाइन होगी, चौथे में दूसरे में आएगा दूसरी लाइन होगी, और पाँचवें में जब दूसरे में आएगा तो तीसरी लाइन होगी। तो 5-2 जो गया है ऑप्शन बी जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी जो है बच्चों वो है करेक्ट। अब ये एक्सरसाइज का सारा हो गया, क्वेश्चंस डिटेल के साथ हो गए। तो पढ़ाई करते रहें और साथ साथ कुरान शरीफ की तिलावत भी करते रहें और ज़िक्र भी करते रहें और अल्लाह ताला को कसरत से याद भी करते रहें।